तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम, है ना। इसके पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था और डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़े। अब बोर मॉडल एटम में जो है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन आवर IIT सिलेबस, है ना। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। तो 1913 में क्या हुआ, नील बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये बोर मॉडल ऑफ एटम अपना जो है उन्होंने एक मॉडल जो है एटम का प्रपोज किया, और ये जो था ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ जो ड्रॉबैक्स थे उस रदरफोर्ड मॉडल में उसको इन्होंने हटाया, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया इन्होंने। तो बोर मॉडल ऑफ एटम में जो है फर्स्ट थिंग क्या हुई हमारी कि इट वाज बेस्ड ऑन द Planck's quantum theory of radiation. Planck's quantum theory of radiation. ठीक है। अब अपने इस मॉडल में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है, पोस्टुलेट्स या फीचर्स ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था कि इन्होंने वही चीज बोली, इन्होंने क्या बोला कि एक एटम जो है उसमें क्या होता है कि सेंटर पे जो स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि इन ऑर्बिट्स की जो है कुछ डेफिनेट एनर्जीज होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में मूव करते रहता है, ठीक है, और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है फिलहाल और ना कोई एनर्जी इमिट कर रहा है, अंटिल एन एनर्जी इज अप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो उनका क्या कहना था कि electron in an atom revolves around the nucleus only in certain selected circular path called orbits, ठीक है। These orbits are associated with definite energies and are called energy shell or energy level, ठीक है। तो बोर ने क्या बोला कि एटम के सेंटर में जो है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी कुछ डेफिनेट एनर्जीज होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल। तो इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब जो भी ऑर्बिट जो है आपके न्यूक्लियस के पास होगा उसका नंबर फर्स्ट हुआ, एनर्जी शेल फर्स्ट हुआ, उसके ऊपर वाला सेकेंड एनर्जी शेल हुआ, या उसके ऊपर वाला थर्ड हुआ, उसके ऊपर वाला फोर्थ हुआ, या हम इसको ओल्डर कन्वेंशन में KLMN से भी रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट बोर मॉडल का। फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे एटम बना है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये मैंने ऑर्बिट्स बनाना चालू किया। सेकेंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ। सेंटर में क्या न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये जो राउंड आपको दिख रहे हैं इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक, और इनका जो या एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम KLMN भी बोलते हैं, KLMN। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट हियर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट उनका क्या था, सेकेंड पोस्टुलेट क्या था बोर के मॉडल का? सेकेंड पॉइंट उनका ये था कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जब तक जो है इलेक्ट्रॉन मेरा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इट विल नॉट लॉस और इट विल नॉट गेन एनी एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट की कांस्टेंट है, ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, इसका मतलब ये है कि उस ऑर्बिट में जिसमें ये घूम रहा है उसकी एनर्जी स्टेशनरी, ठीक है। तो द टर्म स्टेशनरी doesn't mean stationary doesn't mean that the electron is stationary. ठीक है, it means that the energy of electron doesn't change with time. ठीक है, एंड दिस अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और यही चीज क्या है, एक एटम की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, वो एक सिलेक्टेड स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, ठीक है। तो उस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, उनकी उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है। थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। तीसरा क्या है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, सिर्फ वो ऑर्बिट्स अलाउ हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो NH अपॉन 2 पाई का, H अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, ओनली those orbits are permitted in which angular momentum of electron is a whole number multiple of H upon 2 पाई। An electron like any other moving body moving in a circular orbit has an angular momentum equal to mvr। ठीक है, so according to Bohr the angular momentum mvr is a whole number multiple of H upon 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ angular momentum mvr is a whole number multiple of H upon 2 पाई। ठीक है, that is mvr is equals to nh upon 2 पाई, where n is equals to 1, 2, 3 and so on। तो इस कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि सिर्फ वो ऑर्बिट्स परमिटेड हैं, ठीक है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है वो होल नंबर मल्टीपल हो H अपॉन 2 का। ठीक है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम हो वो NH अपॉन 2 के फॉर्म में हो, NH अपॉन 2 पाई के फॉर्म में हो। मतलब n की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1, 2 और 3। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यदि मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा H अपॉन 2 पाई। यदि n की वैल्यू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा 2H अपॉन 2 पाई, मतलब H अपॉन पाई। थर्ड ऑर्बिट के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 3H अपॉन 2 पाई। तो ये यहां से क्या हुआ कि इस पोस्टुलेट ने जो है इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट एट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारे पोस्टुलेट्स थे। फिर इसके बाद क्या था कि बोर ने जो है रदरफोर्ड का मॉडल यूज किया काहे के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ अ बोर ऑर्बिट।
तो अब देखते हैं भाई रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो द फोर्थ पोस्टुलेट इज Bohr used Rutherford model to balance the force. अब फोर्स कैसे बैलेंस हो रहा होगा? जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, है ना? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा होगा इसमें, ठीक है, जो बाहर की तरफ लग रहा होगा न्यूक्लियस से, ठीक है, और एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो दोनों फोर्स जो है, क्योंकि क्या बोला गया कि ये जो मॉडल है वो आपका स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉन जो है आपका मूव कर रहा है, अल्टीमेटली एटम कोलाइड तो नहीं हो रहा है, तो दोनों फोर्स जो है बराबर होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो mv² by r, so this is your centrifugal force is equals to kZe² by r²। ये आपका क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो अभी इक्वेशन लिखा है mvr is equals to nh/2π, उस इक्वेशन से v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। v is your velocity, m is the mass, ठीक है। तो वो v की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे आप, तो आप जो है रेडियस का कैलकुलेशंस कर लेंगे। ठीक है, और जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो आएगी r इज इक्वल्स टू n²h² अपॉन 4π² mZe² इंटू k, ठीक है। इन दोनों से इस इक्वेशन में आपको क्या करना है? v की वैल्यू रखनी। कहां से? mvr इज इक्वल्स टू nh/2π से। वो v की वैल्यू जब आप यहाँ पे रख देंगे तो r की फाइनल वैल्यू ये आपको ऑब्टेन्ड होगी। पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। तो आपको क्या मिल गया? रेडियस मिल गया, ठीक है। अब इसको जो है आप प्रॉपरली जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पे देखिए कि n², ठीक है, n² आपको क्या दे रहा है? कौन सा शेल है, कौन सा ऑर्बिट है, शेल या ऑर्बिट है, या कौन सा एनर्जी लेवल है। z आपको दे रहा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू, h की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m की वैल्यू कांस्टेंट है, e की कांस्टेंट है और k की कांस्टेंट वैल्यू। तो इन कांस्टेंट को वैल्यू जब पुट करके जब वैल्यू सॉल्व करी गई तो फाइनल इक्वेशन जो आपको मिला दैट वाज r इज इक्वल्स टू 0.529 जो वैल्यू आई हमारी आगे इसको सॉल्व करके वो था r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² बाई z इन मीटर्स, ठीक है। ये वैल्यू आई, ठीक है। अब हम 10⁻⁻10 हम जानते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² बाई z आर्मस्ट्रॉन्ग। सो ये है रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पर्टिकुलर बोर ऑर्बिट। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? मान लो कि इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड सेल में है। मैंने बोला कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला।
तो मैंने बोला कि मान लो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सेकेंड ऑर्बिट में है, तो सेकेंड ऑर्बिट में है मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो Z की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एरिया covered by electron in second Bohr orbit of hydrogen atom to first Bohr orbit of He प्लस हीलियम प्लस। बोर मॉडल जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जैसे हीलियम प्लस, हीलियम में वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते लेकिन He प्लस आयन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्या एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन मेरा किसी ऑर्बिट में बैठा है और सर्कल ही बना है और मुझे एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन एरिया of first orbit of helium plus, ठीक है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पाई ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। पाई पाई तो मेरे कैंसिल आउट हो गए। अब रेडियस क्या लिया, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड आर्म स्ट्रॉन्ग। 0.529 दोनों के कैंसिल हो गए, मतलब क्या बचा एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब रेडियस के लिए लिखते हैं एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, नंबर ऑफ बाई जेड ऑफ हाइड्रोजन और एन स्क्वायर हीलियम प्लस बाई जेड ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। तो ये क्या है, शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ये क्या है, शेल ऑफ हीलियम प्लस का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, ठीक है। और यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है ना, आर का होल स्क्वायर है ये
0.529 529 कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचा, n स्क्वायर बाई जेड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन n स्क्वायर बाई जेड ऑफ हीलियम, और दोनों का होल स्क्वायर। तो इनकी जब वैल्यूज आप लिखेंगे, अब वैल्यूज लिखना है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर बाई जेड ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वैल्यू क्या हो गई जेड की 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, n ऑफ He प्लस, हीलियम प्लस का कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, तो दैट इज 1 का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ He प्लस, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 2, और इसका टोटल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है 64। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू एरिया ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। फिर फर्दर पोस्टुलेट देखते हैं बोर के। ठीक है, अब जैसे कि बताया कि उसने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, अब यदि उस इलेक्ट्रॉन ने इफ एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जंप कर देगा हायर एनर्जी लेवल पे, और उस हायर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट, है ना। जो पहले वाली स्टेट थी जहां पे वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती, और जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए रहेगा, बिल्कुल माइन्यूट सेकंड के लिए। ठीक है, और इट विल जंप बैक टू द ग्राउंड स्टेट अगेन या लोअर एनर्जी लेवल अगेन बाय इमिटिंग द रेडिएशन। जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी ऊपर जाने के लिए, उतनी एनर्जी वो लूज कर देगा और वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या जो एनर्जी इमिट हुई उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई से, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू लेवल्स। मतलब जो एक्साइटेड लेवल पे जो एनर्जी लेवल है और जो ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी लेवल है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है ऊपर जाने के लिए या वापस आने के लिए। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, फर्स्ट एनर्जी सेल है और सेकेंड एनर्जी सेल है। इसकी एनर्जी क्या थी, E1 थी, इसकी जो है E2 थी। जब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो वो कहाँ चला गया, E2 पे, है ना, E2 पे आ गया। लेकिन मालूम है कि भाई एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो एक्साइटेड स्टेट जो है अनस्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर से एनर्जी इमिट करेगा और वापस जो है ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो डेल्टा ई की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, E2 माइनस E1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है एनर्जी का, वो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज में होता है, मतलब दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन द टू लेवल्स। और दूसरे वर्ड्स में यदि हम कहें तो क्या लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
cannot change gradually and continuously. But changes abruptly. As the electron jumps from one energy level to another and not in any value. तो ये क्या बताता है? This explains the fact that atomic spectra are discontinuous. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पहले ही बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है तो वो क्या करता है, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी उसने एब्जॉर्ब करी उतनी रिलीज करेगा, वापस कहाँ गया, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और एनर्जी दोनों सेल की दी हुई है, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करी हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए या रिलीज करी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, वो कितनी होती है, डेल्टा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1. That is, the energy of electron cannot change gradually and continuously, but it changes abruptly as the electron jumps from one energy level to another and not in any value. तो ये क्या बताता है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने इसके पहले क्या देखा था कि रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। So next is energy of Bohr orbit. ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी, हाफ mv² प्लस माइनस k q1 q2 बाई r। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाफ mv² प्लस माइनस k, Q1 क्या हुआ, Ze, जो भी एटम आप ले रहे हो, Q2 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन R। ठीक है, तो इसको जब ओवरऑल आप सॉल्व करते हो, और आपने एक इक्वेशन पहले ही पढ़ा हुआ है
कि mv स्क्वायर बराबर r इज इक्वल्स टू k z ई स्क्वायर बाई r। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस हमने ये इक्वेशन यूज किया था। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर और आप यहां पे पुट कर दो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हो फॉर mv स्क्वायर, ठीक है, mv स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी और आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ये वैल्यू आ जाती है 1/2 k z ई स्क्वायर बाई r प्लस माइनस k z ई स्क्वायर बाई r। तो ये फाइनल वैल्यू क्या आती है, -1/2 इंटू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू जो है हमने रेडियस निकाला था। ठीक है, mvr इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 से आर की वैल्यू आपको इस इक्वेशन पे रखनी पड़ेगी। ठीक, और उसके बाद जो है जब आर की वैल्यू आप जो है mvr इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 से निकालोगे, जब यहाँ पे रखोगे तो फाइनल वैल्यू जो टोटल एनर्जी की आती है वो कितनी आती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू के जेड ई स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको बोला था रखने के लिए, तो ये कितनी आती है, आप जब आर की वैल्यू रखते हो तो ये इंटू ये आती है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर इंटू के। ठीक है, फ्रॉम mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहां से रेडियस की वैल्यू आपने यहां पे रखी। ठीक, तो इसको जब ओवरऑल सॉल्व करते हो तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आपको मिलती है, अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें कांस्टेंट है, एक जेड आपका कांस्टेंट नहीं होगा और एन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू आपको मिलती है -21.8 इंटू 10 to the power 19 10 to the power -19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, अब इसी को हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि हम करते हैं तो ये हमें मिलता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट। तो ये जो है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर अवर कैलकुलेशंस इन बोर मॉडल। अब जो है ये फॉर्मूला देखिए और इसके बेस पे जो है बोर ने जो है जो शेल्स हैं उनकी एनर्जी डिफाइन करी। ठीक है, तो वेरियस सेल्स की उन्होंने एनर्जी डिफाइन करी।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट शेल, ठीक। ये आपका हो गया सेकेंड शेल, ये है आपका थर्ड शेल, ये हो गया फोर्थ शेल, ये हो गया फिफ्थ शेल, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ये आपका फिफ्थ हो गया, ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स की, वेरियस ऑर्बिट्स की जो है, और ये जो है ये आपका हाइड्रोजन एटम के लिए बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए बना है, मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई, हमेशा 1, ठीक। ये फॉर्मूला जो है हाइड्रोजन एटम के लिए हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो जेड की वैल्यू मेरी हमेशा 1 हो गई। एन की वैल्यू डिपेंड करेगी कौन सा ऑर्बिट या कौन सा एनर्जी शेल ले रहा हूं। यदि मैंने बोला फर्स्ट शेल तो एन की वैल्यू 1 हो गई, है ना। और हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू 1 ही है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट के लिए जो वैल्यू आई वो कितनी आई, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। सेकेंड की यदि बात करें, सेकेंड ऑर्बिट की, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 2 एन की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 आई, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, है ना। और जेड की वैल्यू तो 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो सेकेंड ऑर्बिट की जो वैल्यूज निकालेंगे तो वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसी प्रकार से जब थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करोगे तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी आई वो कितनी आई, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया, अब इनके बीच जो है डिफरेंस है ना, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना हुआ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, फर्स्ट और सेकंड के बीच। सेकंड और थर्ड के बीच क्या हुआ, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इधर कितना हुआ, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इधर कितना हुआ, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वैल्यू कितनी हुई, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पहली चीज इस मॉडल से आपको क्या दिख रहा है, इस मॉडल से आपको ये दिख रहा है कि हर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आई, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिफ्थ की -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कि यदि इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में उसको सेकेंड ऑर्बिट में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, जितना एनर्जी का डिफरेंस है। और इनका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको यदि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी जाए तो वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। यदि वो सेकेंड ऑर्बिट में बैठा है और उसको थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी दी जाएगी, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि वो थर्ड ऑर्बिट में है उसको फोर्थ पे जाना है तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत है। और यदि वो फोर्थ ऑर्बिट में है उसको फिफ्थ ऑर्बिट में जाना है तो उसे हम 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे, ठीक है। और वही चीज इमिशन के केस में भी आ जाएगी। यदि सेकेंड में बैठा है उसको फर्स्ट में आना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं।
In hydrogen atom, electron is excited from third energy level to fourth energy level. So what will be the absorbed wavelength? ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो रहा है कहां से, थर्ड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल पे, तो वेवलेंथ आपको निकालना है। ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 1240 अपॉन लैम्डा, और जो लैम्डा आपको मिलता था किसमें मिलता था, नैनोमीटर में, और डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स, उसकी वैल्यू किसमें आती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्साइट हो रहा है थर्ड एनर्जी लेवल से, मतलब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो किस में जा रहा है, फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो आपको वेवलेंथ निकालनी। अब देखो, अभी इससे पहले हमने टेबल बनाया था और थर्ड और फोर्थ के बीच हमने डिफरेंस भी देखा था। वो वैल्यूज यदि मुझे याद है तो मेरा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ के बीच का डिफरेंस क्या है, तो मतलब लैम्डा की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो 1240 अपॉन डेल्टा ई। ठीक है। और थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस हमने वहां पे देखा था, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ही है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 1240 अपॉन, और एनर्जी डिफरेंस कितना था, 0.66 थर्ड और फोर्थ के बीच, तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिखा। तो ये वैल्यू जो आती है दैट इज 1878.7 नैनोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। अब बोर मॉडल सक्सेस क्यों हुआ, सबसे पहले तो इसलिए सक्सेस हुआ कि भाई इसने जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया। ठीक है। उसने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है। और इमिशन ऑफ रेडिएशन इज नॉट पॉसिबल एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है। तो देयर इज नो कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द एटम। ठीक है। It explained the stability of an atom। ठीक। नेक्स्ट क्या था, it explained successfully the atomic spectrum of hydrogen। ठीक है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमारा इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक। फिर क्या था,
it was successful in calculating the energy of electron in particular हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये था भाई बोर मॉडल इसलिए सक्सेसफुल था कि सबसे पहले इसने एटम की स्टेबिलिटी को बताया। ठीक है, इट वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड इट वाज सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। Next is negative value of electronic energy। अभी हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था, उसमें देखा था कि जो वैल्यूज आ रही थी वो निगेटिव में आ रही थी। ठीक है, तो वैल्यूज निगेटिव में क्यों आ रही थी? इनिशियली न्यूक्लियस है आपके एटम में, मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है ना न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब जब अट्रैक्शन नहीं है तो उस एनर्जी स्टेट को हम बोलते हैं जीरो एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के पास आता है तो अट्रैक्शन तेज होते जाता है, अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। ठीक है, और जब वो सबसे ज्यादा पास तक आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। तो जैसे जैसे अब अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब इसलिए एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है उस सिस्टम की, मतलब एटम की। ठीक है, इसलिए जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होके जीरो तक आती है और अल्टीमेटली निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो दिस वाज द रीजन, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण जो वैल्यू आती है एनर्जी की वो निगेटिव में आती है। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में भी क्या एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट।